वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और मंजू कैसे हो? क्रिस कहाँ है? हेलो। हाँ हाँ, ऋषि क्या कर रहे हैं? अच्छा अच्छा। अच्छा चलो, बहुत अच्छी बात है। अब जितने भी लोग जुड़ चुके हैं बिना देर किए हुए जो है हम लोग शुरू कर देते हैं। कल मैंने कहा था कि आज केवल लैंग्वेज की चर्चा होगी और कल से लैंग्वेज लिटरेचर, फर्स्ट सेशन में लिटरेचर और सेकंड सेशन में दोबारा जुड़ेंगे हम लोग, तो लैंग्वेज की चर्चा होगी। और मैं माफ़ी ये चाहूँगा कि कल मैंने कहा था कि टेस्ट पेपर, लेकिन मैं लिख नहीं पाया और कुछ लोग आ गए तो चर्चाओं में पूरा दिन जो है बीत गया। आज जो है बारिश भी हो रही है तो कोई आएगा नहीं, इसलिए आज शुरू हो जाए, टेस्ट पेपर के भेज दूँगा। आज हम लोग चर्चा करेंगे वर्ब के वॉइस पार्ट की। तो वॉइस का मतलब आप लोगों को मालूम होना चाहिए। चलो मंजू जी आप बताएं, वॉइस का मतलब क्या होता है? हेलो। मैं मंजू से पूछ रहा हूँ, मंजू वॉइस का मतलब क्या होता है? जिसको आप लोग वॉइस पढ़ते हो, वो वॉइस नहीं है, वॉइस है। वॉइस नहीं, वॉइस, VOICE, वॉइस। और चॉइस नहीं पढ़ते हैं, चॉइस पढ़ते हैं, CHOICE, चॉइस है। और वॉइस नहीं है, वॉइस। तो वॉइस का मतलब पता है? चलिए मैं ही हाँ, वाच्य को हिंद। अच्छा तो गुड़िया ये भी बता दो, वाच्य का मतलब क्या होता है? हैं? अच्छा, अगर कोई भी बात कह दी जाए तो वाच्य हो जाएगा? नहीं, थोड़ा सा फिर इसमें सुधार की जरूरत है। वॉइस का मतलब होता है इम्पोर्टेंस। क्या? इम्पोर्टेंस और प्रियॉरिटी। महत्व या प्राथमिकता, उसी को वॉइस कहते हैं। आपने सेंटेंस में अक्सर सुना होगा, आई हैव नो वॉइस इन दिस मैटर। मतलब इस मामले में मेरी कोई भी वॉइस नहीं है, कोई भी प्राथमिकता नहीं है, मुझे कोई महत्व नहीं दिया जाता है। तो जो सही अर्थ है वॉइस का मतलब होता है इम्पोर्टेंस और प्रियॉरिटी, महत्व या प्राथमिकता। लेकिन क्यों, ऐसा क्यों? अगर हम एक्टिव की बात करें, थोड़ा सा इसके कंसेप्ट को समझा जाए। आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा वॉइस, तो आज एक नए तरह से चर्चा कर दी जाती है वॉइस की। इसको मिटा दे रहा हूँ या यहाँ से ही मिटा दूँ? कुछ लोग हो सकता है बाद में जोड़ें। तो मैं ये कह रहा था कि सेंटेंस अगर लें, कमल किक्स फुटबॉल। कमल किक्स फुटबॉल, इसमें एजेंट क्या है? कमल है। कमल को आप एजेंट भी कह सकते हैं, सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, या फिर डूअर भी कह सकते हैं। और किक्स जो है ये वर्ब है, और फुटबॉल ये ऑब्जेक्ट है। और किस तरह का ऑब्जेक्ट है? नॉन लिविंग या इनएनिमेट है। सेंटेंस को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि फुटबॉल इज kicked by Kamal. Now my dear students, I would like to know from you, what is difference between these two sentences? इन दोनों वाक्यों में आपको अंतर क्या नजर आता है?
As far meaning is concerned, there is no difference. Of course, there is structural difference. वाक्य की संरचना में अंतर तो हुआ, लेकिन वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बात सच है कि नहीं? कि कमल किक्स फुटबॉल, कमल फुटबॉल को लात मारता है, और यूं भी कहा गया कि फुटबॉल इज किक्ड बाय कमल, कमल के द्वारा फुटबॉल को लात मारी जाती है। तो अगर देखा जाए तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर में केवल अंतर आ रहा है, लेकिन मूल अर्थ में कोई परिवर्तन, कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं। अब थोड़ा कंसेप्ट की चर्चा कर लें तो कमल क्या है? ये डूअर है, और हम इसको ये भी कह सकते हैं कि कमल एक्टिव है, बिकॉज कमल कैन डू समथिंग। एंड व्हाट अबाउट फुटबॉल? फुटबॉल इज नॉट एक्टिव, इट इज पैसिव, ये निष्क्रिय है। बिकॉज समथिंग कैन बी डन विथ फुटबॉल, फुटबॉल के साथ कुछ किया जा सकता है। फुटबॉल इटसेल्फ कैन नॉट डू अ थिंग, फुटबॉल अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकता है। फुटबॉल के साथ कुछ किया जा सकता है, और वो किसी के द्वारा किया जा सकता है। तो कमल फुटबॉल को लात मारता है, तो कमल क्या है? वो एक्टिव डूअर है, और फुटबॉल अपने आप में क्या है? पैसिव है, ये निष्क्रिय है। मतलब सिर्फ इतना कि जब एक्टिव डूअर को आपने प्रायोरिटी दी या वॉइस दी, यहाँ लिख लें, एक्टिव डूअर इज गिवन, एक्टिव डूअर इज गिवन वॉइस और प्रायोरिटी और इम्पोर्टेंस। तो जब किसी वाक्य में हम एक्टिव एजेंट को या एक्टिव डूअर को प्रायोरिटी देते हैं, वॉइस देते हैं या इम्पोर्टेंस देते हैं, वो सेंटेंस कैसा हो जाता है? एक्टिव वॉइस में होता है। और सेंटेंस में आपने देखा कि फुटबॉल पैसिव है, लेकिन दूसरे सेंटेंस में आपने किसको वॉइस दी, किसको प्रायोरिटी दी? फुटबॉल को। तो आप ये लिख सकते हैं कि पैसिव डूअर इज गिवन वॉइस। बात क्लियर हो गई कि when in a sentence the active doer is given priority or voice, the sentence is said to be in active voice, and when passive doer is given priority, the sentence is said to be in passive voice। सीधा सा फंडा यही है, कंसेप्ट यही है कि जब एक्टिव को वॉइस दी जाए तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा, और जब पैसिव डूअर को प्रायोरिटी दी जाए तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस में। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अब अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन भी रेज कर सकते हैं आप लोग। ये बताएं, एक्टिव क्या होगा? जब एक्टिव डूअर को वॉइस दी जाएगी या प्रायोरिटी दी जाएगी। और पैसिव वॉइस क्या होगा? जब पैसिव एजेंट और पैसिव डूअर इज गिवन प्रायोरिटी। तो ये अगर इतनी बात क्लियर हो गई हो तो मैं मिटा दूं। हेलो, चलिए, लेकिन एक विशेष बात नोट ये कीजिएगा, थोड़ा मैं आज हायर लेवल की चर्चा करूंगा, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी जो है पढ़े हैं और कंपटीशन के स्टूडेंट हैं, इसलिए कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा होगी। महत्वपूर्ण बात सबसे ये है, नोट में ओनली those sentences can be converted only those sentences can be converted into passive that have verb as transitive। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है।
कि केवल उन्हीं वाक्यों की पैसिव संभव है जिस वाक्य में वर्ब कैसी होगी, ट्रांजिटिव होगी। अगर किसी वाक्य में वर्ब इंट्रांजिटिव है तो उसकी पैसिव बन ही नहीं सकती। शर्त क्या है कि दो सेंटेंसेस आर पॉसिबल टू बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव दैट हैव वर्ब एज ट्रांजिटिव। जिस वाक्यों में वर्ब कैसी होगी, ट्रांजिटिव होगी। नाउ अ क्वेश्चन डज अराइज, व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब? इसको मिटाऊं मैं? बोलते भी जाइए। हमारे यहाँ बारिश खूब हो रही है, आप लोगों की तरफ मैं समझता हूँ दो तीन दिन पूरे यूपी में बारिश होगी, हल्की या भारी। क्या कन्नौज के क्या हाल है भाई सौरभ जी? हाँ, आज भी होगी, मौसम सुहाना हुआ होगा। थोड़ा सा हम ट्रांजिटिव वर्ब की चर्चा करते हैं। ट्रांजिटिव अगर देखा जाए तो अगर कोई ये पूछ ले कि ट्रांजिटिव है क्या, एडजेक्टिव है, वर्ब है या नाउन है, एडवर्ब है, क्या बताएंगे आप? कोई भी बताए? नहीं। किसने कहा है एडजेक्टिव? जी बोलिए। बहुत अच्छी बात है सौरभ जी, कंग्रेचुलेशन। ट्रांजिटिव एडजेक्टिव है। ट्रांस वर्ब है, रूट वर्ड है ट्रांस, और ट्रांस का मतलब होता है पास ओवर। पास ओवर, ये याद रखिएगा। इसी से जो है, जिसको हम स्थानांतरित कहते हैं, जैसे ट्रांजिट हाउस है और ट्रांजिशनल फेज है, तो मूल वर्ब है क्या? मूल वर्ब है ट्रांस वर्ब है, और जिसका मतलब होता है पास ओवर, और ट्रांजिटिव एडजेक्टिव है। तो ट्रांजिटिव का मतलब होता है विच इज पास्ड ओवर, विच इज पास्ड ओवर। नाउ व्हाट इज टू बी पास्ड ओवर? वो क्या चीज है जिसका स्थानांतरण किया जाना है, या जिसको एक जगह से दूसरी जगह तक कैरी ओवर किया जाना है, तो वो है क्या चीज? सीधी सी बात है कि व्हेन द इफेक्ट ऑफ एक्शन, व्हेन द इफेक्ट ऑफ एक्शन डन बाय डूअर, डन बाय एजेंट भी आप कह सकते हैं या डूअर भी कह सकते हैं, और एजेंट is transited or passed over to some person or thing, to some person or thing, the verb is said to be transitive. जब कोई डूअर या एजेंट कोई क्रिया करता हो और उस क्रिया का प्रभाव स्थानांतरित हो, ट्रांजिट होता हो, ट्रांसफर होता हो किसी पर्सन के ऊपर, व्यक्ति के ऊपर या किसी वस्तु के ऊपर, तो वर्ब होती है ट्रांजिटिव। फिर से सुन लें कि जब कर्ता के द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव किसी व्यक्ति के ऊपर या किसी वस्तु के ऊपर स्थानांतरित हो, तो वर्ब क्या होती है? ट्रांजिटिव। हिंदी में आप इसको लोग सकर्मक कहते हैं, लेकिन वास्तव में ट्रांजिटिव का मतलब सकर्मक नहीं होता है। सकर्मक का तो सीधा सा अर्थ होता हो जो क्रिया कर्म सहित हो। सकर्मक का मतलब कर्म सहित, यानी जिस वर्ब के बाद कर्म आता हो। हिंदी में आप लोगों को बचपन से ही पढ़ाया गया होगा, तो थोड़ा सा उसको और क्लियर कर लिया जाए। और अकर्मक का मतलब वो क्रिया जो कर्म रहित तो हो, यानी जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट न जुड़ा हो, वह कर्मक।
ये छोटे से बच्चों को समझाने के लिए है, लेकिन थोड़ा सा हायर के लिए। तो आज के बाद कभी भी ट्रांजिटिव का मतलब सकर्मक अकर्मक मत कहिएगा, ये केवल काम चलाऊ है छोटे बच्चों को समझाने के लिए। अब कैसे पास ओवर होना हो इसका थोड़ा सा मिटा दें इसको। कैसे क्रिया का इफेक्ट जो है पास ओवर होना हो, जिसको जरा देखा जाए। He draws a painting. He draws a picture. दूसरा सेंटेंस हम में कि she vexes me. See, इसमें डूअर कौन है? ही और सी। ये डूअर है और निश्चित रूप से एक्टिव डूअर है, सक्रिय करता है। और पिक्चर और मीन, ये डूअर तो हैं, एजेंट तो हैं, लेकिन ये कैसे एजेंट हैं? पैसिव एजेंट हैं, निष्क्रिय। ये अब करता जो भी क्रिया कर रहा है उसका इफेक्ट ट्रांजिट हो रहा है किसके ऊपर? पिक्चर के ऊपर। एंड वट एवर शी डज, द इफेक्ट इज ट्रांजिटेड टू मी। शी वेक्सेस मी, वो मेरा सिर खाती है या मुझे तंग करती है, आजिज करती है, उसको वेक्स कहते हैं। वो जो कुछ भी करती है उसके द्वारा की जाने वाली क्रिया का प्रभाव ट्रांजिट हो रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर, पर्सन के ऊपर। तो ये बात क्लियर हो गई कि ये दोनों वर्ग क्या हैं? ये दोनों वर्ग ट्रांजिटिव। क्यों? कि इन क्रियाओं को जो करता कर रहा है उसका प्रभाव ट्रांजिट हो रहा है किसी पर्सन के ऊपर या किसी वस्तु के ऊपर। तो ये वर्ग क्या हो गए? ट्रांजिटिव। अब तो बात क्लियर हो गई होगी जी, बताएं आप लोग। ओके, फिर हाँ जी बताएं। कोई भी प्रॉब्लम किसी को हो तो पूछते चले। किसी को कोई अगर प्रॉब्लम हो तो वो पूछे। और ये ध्यान रखिएगा कि मैं पूछने को अच्छा मानता हूँ, कभी भी मैं किसी को डांटता नहीं या उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करता। हमेशा एक टीचर की सबसे बड़ी जो है गलती होती है कि किसी भी टीचर स्टूडेंट को वो अंडर एस्टिमेट करे। ख़ास तौर से मैं आपको बता दूं, इसमें जो लोग भी टीचर हैं, जैसे नीलम है, गुड़िया, कभी भी किसी बच्चे को अंडर एस्टिमेट करना मत करना। क्योंकि वो बच्चा अगर जो है किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर है तो हो सकता है नेचर ने उसको किसी और काम के लिए बेहतर बनाया हो। तो हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है और इस दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने आप में, एवरी इंडिविजुअल इज इंडिविजुअल इन दिस वर्ल्ड। याद रखना कि 6.5 अरब से ज़्यादा लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अनोखा है। मेरे अंगूठे का निशान दुनिया के 6.5 अरब लोगों से किसी से भी टैली नहीं कर सकता है। तो हर व्यक्ति अपने आप में अनोखा है, अद्भुत है। प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ न कुछ प्रतिभा होती है। तो चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, मेरी तरफ से निवेदन है कि कभी भी उस व्यक्ति की तौहीन मत कीजिएगा। ये हमारे थोड़ा सा समझदारी के ऊपर अगर ऐसा होता है या हमारे पढ़े लिखे के ऊपर एक धब्बा होगा तो इसको मिटा दे रहे हैं और आगे चलते हैं। मिटा दें। अब थोड़ा सा ये जब देखा जाए कि क्रिया का प्रभाव ट्रांजिट होगा किसी वस्तु के ऊपर या किसी व्यक्ति के ऊपर, तो क्या किसी भी वर्ग के जो ऑब्जेक्ट हैं वो 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं? तो याद रखिएगा कि समटाइम्स a verb has
two objects. कभी कभी किसी क्रिया के दो ऑब्जेक्ट होते हैं. One is animate and the other may be inanimate. एनिमेट को कहते हैं लिविंग, और इसी को आप चाहें तो इनडायरेक्ट भी कह दें, या थोड़ा भी बता देते हैं. इनएनिमेट का मतलब होता है लाइफलेस, निर्जीव. कभी कभी ऐसे भी वाक्य आपको मिलेंगे कि वर्ब दो ऑब्जेक्ट लेकर के आएगी, जिसमें से एक एनिमेट होगा और दूसरा क्या, इनएनिमेट होगा. और ये याद रखिएगा कि दुनिया की किसी भी भाषा में किसी भी वर्ब के दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकते, असंभव है. कैसे? अगर द प्रिंसिपल gives us a task. प्रिंसिपल हमको एक टास्क कहते हैं, कार्य देता है. इसमें है वर्ब है गिव, और किसको देता है तो पता चला हमको देता है, और क्या देता है तो टास्क देता है. हमेशा याद रखिएगा. तो जो गिव्स है वर्ब, इसका जो एक ऑब्जेक्ट अस ये क्या है, लिविंग, यानी कि एनिमेट. एनिमेट और एनिमेट को ही हम ग्रामर की भाषा में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और जो इनएनिमेट है उसको हम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं. तो ये बात स्पष्ट है कि कभी कभी किसी वर्ब के दो ऑब्जेक्ट हो जाते हैं. एक तो इनडायरेक्ट हो सकता है, मतलब कि लिविंग हो सकता है, एनिमेट हो सकता है, और दूसरा ऑब्जेक्ट डायरेक्ट या इनएनिमेट हो सकता है, और तीसरा कोई ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है. लेकिन इसको हम कैसे पता चलेंगे? अगर हम व्हाट से क्वेश्चन करते हैं तो हमको मिलेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और whom से क्वेश्चन करते हैं तो हमको मिलेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ये क्लियर सा फंडा है बिल्कुल. जैसे अगर हम ये कहें कि व्हाट इज गिवन टू अस बाय प्रिंसिपल, हमको प्रिंसिपल के द्वारा क्या दिया जाता है, तो जवाब में मिला क्या, टास्क, जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और टू होम अ टास्क इज गिवन बाय प्रिंसिपल, तो सीधे से आया क्या, अस, हमको. किसको दिया गया कार्य, तो पता चला कि हमको. यानी जब भी आप होम से क्वेश्चन करेंगे तो आपको मिलेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और व्हाट से जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट मिलेगा. मिटाऊं इसको, बोलिए. मित्रों एक बात और बताएं कि थोड़ा सा मेरे साथ आप पेशेंस रखिएगा. मैंने ये तय किया है खुद से मैंने प्रॉमिस किया है कि अब जब लैंग्वेज की जो प्रॉब्लम आप लोगों की तरफ से कभी कभी आती रही, जो है ये प्रॉब्लम दिल्ली में भी, बेंगलोर में भी, इलाहाबाद में भी. तो दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वहाँ वेल वर्स्ड होते हैं सब लैंग्वेज से, और लैंग्वेज को ही जो है वो सिस्टमेटिकली पढ़ते नहीं हैं. बल्कि चूँकि इंग्लिश मीडियम के हैं तो धीरे धीरे ये बात उनके दिमाग में वेल वर्स्ड हो जाती है, वो पहचान लेते हैं. तो थ्योरेटिकली वो कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ते हैं. लेकिन यूपी के साथ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है
कि लैंग्वेज का कंसेप्ट नहीं दिया जाता है बचपन में, बल्कि मैं ये कहूँगा कि आप लोगों को बुरा न लगे तो यूपी के जितने भी स्कूल्स हैं उसमें कंसेप्ट की हत्या कर दी जाती है। अगर मेरी बात कड़वी लगी हो तो मैं क्षमा चाहूँगा। मैंने ये कहा कि कभी कभी वर्ब के दो ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इन सच ए कंडीशन व्हेन a verb has two objects, मतलब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, it is better to make passive it is better to make passive उल्टा हो जाओ, दूध वाला आया है उसके देते हैं, ज़्यादा ले लो चलेगा। It is better to make passive with indirect object। अक्सर एग्जाम में लोग गलती कर बैठते हैं, आप लोग ये गलती मत कीजिएगा। आज कुछ मैंने कहा ना विशेष चर्चाएँ होंगी। जब वर्ब के दो ऑब्जेक्ट हों जिसमें एक डायरेक्ट हो और दूसरा इनडायरेक्ट हो, तो हमेशा इनडायरेक्ट से बनी हुई पैसिव ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। एग्जाम्पल के ऊपर लेते हैं, सी writes an application to the principal। ये APPLN कर दिया है, आप लोग लिख लीजिएगा।